कि जेलेंस्की और पुतिन के इस मुकाबले के बीच किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये देखिए आप। और ये भी यहां पर समझने की आवश्यकता हो जाती है रामेश्वर जी कि लाखों लोग पलायन करने पर मजबूर हुए हैं, औरतें बच्चे निकलने पर मजबूर हुए हैं यहां से। ठीक है, रूस अपनी सिक्योरिटी को लेकर उसने कदम उठाया, उसने कहा कि हम किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करते हैं, और ये एक देश का अधिकार होता है कि वो अपनी स्वायत्तता, अपनी सुरक्षा को निर्धारित करे। लेकिन आखिर कब तक? अगर रूस का गोल है कि यूक्रेन को इन बातों को मनवाना है, तो ये तबाही कब तक लोग देखेंगे, पूरी दुनिया कब तक देखेगी? श्वेता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तबाही तो हो रही है, और इसको बचाने के लिए अगर आप देखें, बराबर जो है, अगर यहाँ नाटो और G7 की मीटिंग हो रही है, उसमें आप बिल्कुल जनरल दयाल से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज नया आएगा कि हम इतने इतने हथियार, इतने ये कंट्री देंगी फिर यूक्रेन को, कि भाई जेलेंस्की आप लड़ो। और जहां तक इनको चाहिए था कि ये बातचीत के लिए आह्वान करें दोनों दोनों कंट्री को, लेकिन आप लगातार, आज नहीं, मैं तो 8 साल से कह रहा हूँ, 8 साल से इन्होंने कभी भी बात करने के लिए तैयार किया ही नहीं जेलेंस्की को। और रशिया बार बार कहता रहा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जब एक बार वार हो गई, तो उसमें एक थर्ड वो पार्टी होनी चाहिए जो कि इसको बचाए, कि वो दोनों अब बात नहीं कर सकते। जो बात हो रही है वो बात नहीं बन रही है। 4 राउंड 5 राउंड ऑलरेडी बात हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है दोनों कंट्री की। तो अब है कि ये बड़े देश, अमेरिका, नाटो, यूरोपियन यूनियन आए और इन लोगों को एक टेबल पर बैठाए, बात कराए, न कि वो हथियार देती रहे। और जो डिस्कशन हो रहा है, बिल्कुल जनरल दयाल ने कहा कि रशिया बहुत ही डिफेंसिव उस पर चल रही है। वो नहीं चाहती कि कोई मतलब पब्लिक इसमें जान मान जाए। लेकिन अगर किसी घर से, किसी प्राइवेट हाउस से अगर गोलियां चल रही हैं, तो इनको भी गोली चलानी पड़ रही है। तो ये चल रही है। और अगर आप देखें, लगातार केवल रशिया जो है मिलिट्री बेस पर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक ही पब्लिक प्लेस इसलिए हो रहे हैं, वहां पर उनके मिलिटेंट्स बैठे हैं, वहां पर यूक्रेन आर्मी बैठी हुई है, वहां से वो वार कर रहे हैं, तो उनको वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इसका केवल यही है कि इन लोगों को ये जो बड़े देश हैं, जो आज जो है जेलेंस्की की पीठ थपथपा रहे हैं, वो जरा उनसे बात करें, कि बात करने के लिए आह्वान करें कि आप बैठिए, बहुत हो गया, कि जान तो जा रही है दोनों तरफ से, और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है कंट्री का, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो एक प्रेसिडेंट का, जेलेंस्की की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को माने। चलो, 4 या 5 जो भी इनके शर्तें हैं, उसमें से कुछ तो मानने कुछ तो वाजिब हैं, जो रशिया मांग रही है, आज इतने दिनों से कह रही हैं। तो जब तक ये चीज बड़े देश नहीं करेंगे, हथियार देना नहीं बंद करेंगे, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। या तो फिर रशिया अपना अपना जो है मकसद है वो पूरा कर लेगी, तब उस दिन ये बंद होगा। पर लोगों के मन में जनरल सी बात, सवाल ही तो यही उठता है कि रशिया का मकसद है क्या? पहले से हम समझ रहे थे कि कीव तक पहुंच जाएगी उनकी सेना, और उसके बाद जाकर वहां पर मुमकिन है कि सरकार में परिवर्तन हो। लेकिन अब अगर हम हर ओर बस हमले ही हमले देख रहे हैं, तो वो मकसद भी समझ नहीं आता। और वो मकसद समझ आ जाए तो शायद ये भी कोई तय कर ले कि ये कितने दिनों तक और ये तबाही देखनी होगी। जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल श्वेता, देखो ये जो लड़ाई है किस मोड़ पे पहुंच गई है, किसी ने ये सोचा नहीं था। आपने ठीक बोला था कि रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, और ये लड़ाई चलती जाएगी। और सच्चाई ये है कि अगर आप ये देखें, कहीं ना कहीं रूस ने भी अपने आप को, अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया। अब जो लड़ाई ऐसे निर्णायक रूप में पहुंच गई है, मैं ये पूछना चाहता हूं पुतिन साहब को कि उसने इतना बड़ा युद्ध तो छेड़ दिया यूक्रेन में, आज तक वो एक टाउन जो खोरासन है उसके अलावा ना खार्किव, ना उसको मारियापोल, ना वो जो कीव है उसको कब्जा कर पाए, क्योंकि कब्जा करना बड़ा मुश्किल है बिल्टअप एरिया का। और जब तक कीव और खार्किव नहीं गिरते, खार्किव जो एक प्रकार फाइनेंशियल कैपिटल है और कीव जो कि जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पावर सेंटर है, वो नहीं गिरते, तो मुझे लगता नहीं कि लड़ाई बंद होगी। और इनका गिरना काफी मुश्किल है, जिस प्रकार से कीव की एक डिफेंसिव ली हुई है। अब हम आते हैं कि क्या नेटो कंट्रीज और जो अमेरिका है वो लड़ाई के अंदर घी डालने या रुकाने की कोशिश करें। देखो अभी तो सच्चाई यह है कि नेटो ने बूट्स ऑन ग्राउंड मना कर दिया है,
और इसके अलावा उनके पास चारा ही नहीं है। हथियार तो देंगे क्या वो? अब इसको बलि का बकरा तो बन गया है यूक्रेन, मगर हथियार नहीं दोगे तो फिर तो वो लड़ नहीं पाएगा। ये सच्चाई है कि आफ्टर ऑल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी करने की भी तो बात है। यूक्रेन में कुछ भी को, जेलेंस्की जैसे भी लीडर थे, आज वो इंस्पायरेशनल लीडरशिप है। आज पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा यूक्रेन उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये सच्चाई है कि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपना हित देख रहा है। जैसे ज्यादा लड़ाई खिंचेगी तो उसके हथियार बिकेंगे, और वो एक उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज 7.8 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं अमेरिका में। छोटे छोटे देश भी नए नए हथियार लेना चाहते हैं, उनको भी डर है कि कल को हमारे साथ ऐसा हो सकता है, चाहे वो फिनलैंड हो या स्वीडन हो। तो ये मैं सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को इनडायरेक्टली बहुत फायदा है। और इसी को हमें समझना पड़ेगा कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा। अब लगता है अगर ये लड़ाई नहीं रुकती तो और कहीं फ्रस्ट्रेशन में रूस कहीं न्यूक्लियर या केमिकल हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करते, या ये लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि नेटो कंट्री भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर वहां बम्बार्डमेंट हो जाती है, वहां मिसाइल होती है, तो एक प्रकार चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के लिए। कोई नहीं चाहता डिस्ट्रक्शन। जिस प्रकार से अभी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान है। 60% जो है यूक्रेन बर्बाद हो गया है, और ये हमें दिख रहा है। अब बात कर रहे थे श्वेता मैरियापोल क्योंकि रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जोड़ता है क्रीमिया को डोनबास के इलाके से, लैंड रूट से। जब तक मैरियापोल नहीं गिरेगा रूस पूरी कोशिश करता रहेगा। दूसरी बात यह है कि रूस को समझना चाहिए, उसकी जब तक आप पूरे वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नहीं हो सकते जब तक आपके पास इक्वल इकोनॉमी पावर नहीं है। आज वो नंबर 2 तो है मिलिट्री पावर में,